फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, मैं आरएसएस का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूं, था, अब नहीं हूं। हालांकि आरएसएस वाले के टॉप डिमांड में मैं हूं। आज मुझे आरएसएस में एक वर्ग शिक्षण में जो है मुझे आमंत्रण मिला है, लेकिन उसके बावजूद मैं आरएसएस के स्वयंसेवक के नाते नहीं, मुझ में वो प्रतिभा है और उस प्रतिभा पर मैं अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, उनके स्वयंसेवकों को मैं सिखा सकता हूं, इस नाते वो मुझे याद कर रहे हैं। तो मेरे पास सूचना है, जो अभी तक मेरे पास सूचना है वो ये है कि वास्तव में इस बार का जो 2000 का नोट जो इन्होंने किया गया है, इसके पीछे असली रीजन ये है कि 2000 का नोट जो है वास्तव में जिस कंपनी ने छापा, मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अचानक से 2000 का नोट बंद होने से लाल नोट बंद हो गया। हालांकि ये भी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 2000 का नोट किस गरीब के पास था, बहुत दिन से चलन में नहीं था। आरबीआई ने यही बहाना बनाते हुए बंद कर दिया कि इस नोट की आवश्यकता नहीं है। गोपाल जी, आरबीआई ने नोट बंद कर दिया, इसमें तो मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी एक नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ था 2016 में, और उस वक्त मैंने इस विषय पर, चूंकि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और नोटबंदी एक महत्वपूर्ण विषय था भारत में, तो इस विषय को लेके मैंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और आरबीआई में मैंने जो है आरटीआई फाइल किया था। इस आरटीआई के जवाब में मुझे भारत सरकार की ओर से यह कहा गया कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं मेरे से, वो प्रश्न क्या थे, वो बड़े लाजवाब प्रश्न थे, पहले उन प्रश्नों को समझना जरूरी है। समझाइए। मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने जो ये नोटबंदी का जो कार्यक्रम किया, इससे पहले आरबीआई ने इस विषय के ऊपर में किन मंत्रालय के अंदर और मंत्रालय के बाहर के किन किन प्रतिनिधियों को बुलाया मीटिंग में, मीटिंग के मिनट्स क्या थे, उसके फैसले क्या थे, उसका आगामी होने वाला प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या था, उसका संभावना क्या था, क्या आपने इसके लिए कोई सर्वेक्षण किया, क्या आपने इसके लिए कोई अध्ययन किया, क्या इसका क्या कहते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर में कभी कोई स्टडी की, क्या किसी देश में इस तरह का नोटबंदी हुआ है क्या, और नोटबंदी का आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है, जब आपका ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है, जब आपका उद्देश्य ही पता नहीं चलेगा, तो लोग तो इसके ऊपर में ब्लेम तो करेंगे ही आपको। तो मैं आपको बता दूं, मैं सोचता था, मैं भी मोदी का अंधभक्त था उस वक्त। आप अंधभक्त थे? बिल्कुल, उस वक्त मैं था। इनकी गिनती कीजिए, एक अंधभक्त मिले हैं मुझे। नहीं, मैं पूर्व अंधभक्त था। पूर्व अंधभक्त? पूर्व अंधभक्त। अब मैं वर्तमान में नहीं हूँ। तो कहने का मतलब उस वक्त हमारी सोच ऐसी थी कि मैं केवल सिंपल अंधभक्त था, मतलब मोदी 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 का नारा बुलंद करने वाला। उसके बाद जो हमारी थोड़ी ज्ञान चक्षु खुली और मैं अध्ययन की ओर में गया और एकदम डेप्थ में गया, ये नोटबंदी है क्या, ये कौन सा कीड़ा है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हिडन एजेंडा क्या है। जब मैं इसके ऊपर में रिसर्च करना शुरू किया, तो मैंने जब आरटीआई फाइल की तो उत्तर देख लिया। लास्ट में कंक्लूजन में उसका उत्तर ये था कि ये प्रश्न का अगर हम उत्तर दे देंगे, यानी वित्त मंत्रालय अगर उत्तर दे देगा या आरबीआई अगर उत्तर दे देगा, तो देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता पर भयानक असर पड़ेगा और उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर में एक बहुत बड़ा विकराल अनकंट्रोल्ड स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। इतना बड़ा छद्म और इतना झूठा उत्तर भारत सरकार का पा करके मैं तो इतना धन्य हो गया कि उसके बाद से ही अंधभक्ति का हमारा जो वो कीड़ा है उतर गया, पूरा उतर गया। उसके बाद मैंने ये तय किया कि अब मैं सरकार की जितनी भी इस तरह की नीतियां हैं और सरकार की नीतियों का जो हिडन एजेंडा है उसको मैं एक्सपोज करने का काम करूंगा। और उस दिन से मैंने तय कर लिया कि अब ये फिर दोबारा करेगा। और फिर मैंने जब पता किया कि इस नोटबंदी का वास्तव में जरा कुछ नेताओं से भी पता कर लिया जाए। ये तो हो गई आरटीआई वाली बात। आरटीआई में सरकार को जो जवाब देना था वो तो दे दिया। वो जो जवाब आया था, तो हिंदुस्तान की जो सबसे प्रेस्टिजियस न्यूज एजेंसी है, जिसको पीटीआई बोलते हैं, अंग्रेजी में पीटीआई, हिंदी में भाषा, उस एजेंसी की खासियत यह है कि उस एजेंसी से अगर आपका कोई समाचार चला तो एक साथ देश के तमाम अखबारों में और तमाम एडिशन में और तमाम भाषाओं में एक साथ छप जाएगी। तो गोपाल प्रसाद वो चीज है कि गोपाल प्रसाद की आरटीआई पीटीआई न्यूज एजेंसी के पैनल में है। तो इस कारण से हमारी न्यूज जो भी आरटीआई की होती है वो प्रायोरिटी बेस पे नंबर 1 तरीके से ब्रॉडकास्ट होती है।
अगर मान लीजिए कि अगर 25 आरटीआई वाले चले जाएंगे वहां, तो गोपाल प्रसाद का जो अगर आरटीआई होगा तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, ये मैं जहां तक जानता हूं। तो बंद हो जाएगा आपका वहां से? नहीं, कोई मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, जब चीज का एक बार ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है कि इस चीज की कीमत क्या है और इसमें दम कितना है, तब उसके बाद उसको खरीदने वाले कई लोग हो जाते हैं। हो गए। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी। और अब तो मैंने ये भी सीख गया हूं कि मैं अगर इन न्यूज एजेंसी को न्यूज ना दूं, तब मैं उसका क्या उपयोग कर सकता हूं। एक बुद्धिजीवी हैं, उनका नाम है डॉक्टर दुआ। उन्होंने कुछ दिन पीछे मुझसे कहा था कि मोदी के ही अंधभक्त खत्म करेंगे, तो आप उनमें से एक हैं। अब देखिए, मोदी के अंधभक्त को कैसे खत्म करोगे, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होना है। मीडियम क्या, माध्यम क्या, कैसे करोगे, व्हाट इज योर फार्मूला। फार्मूला ये है, सबसे पहले उस कहना तो चाहते हैं, कहने के लिए आप कह दीजिए 50 वादे कर लीजिए, लेकिन कैसे करोगे इसका, अगर आपके पास बेस मटेरियल नहीं है, अगर आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, तो बारूद बन जाएगा क्या, बम बन जाएगा क्या? नहीं ना। तो मैं इस बम की बात नहीं कर रहा हूं जिससे बड़े बड़े धमाके होते हैं, मैं उस बम की बात कर रहा हूं जो न्यूज बम है। न्यूज भी अपने आप में एक इंफॉर्मेशन भी एक बम है, और ये एक ऐसा बम है कि अगर सही तरीके से अगर इसका इस्तेमाल हो जाए तो सरकारें तक गिर जाती है, गिरी है। का सत्यानाश हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आया, एक अध्ययन आया, और उस अध्ययन की रिपोर्ट के आते ही अडानी का पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया, तो उसी तरह से आगे आने वाले समय में गोपाल प्रसाद फाइल्स भी आने वाला है। कश्मीर फाइल्स अभी तक आपने देखा है, अभी तक आपने केरला स्टोरी सुनी है। अभी हमारा आगे आने वाले समय में उस विषय पर काम कर रहा हूं जो मोदी की पॉलिसी के ऊपर में स्टोरी बनाऊंगा। मैं मोदी की आरटीआई फाइल्स में बनाऊंगा। मैं तो काम नहीं कर रहे, आप तो शोर मचा रहे हो। नहीं, मैं वो अंदर की बात थोड़े बता रहा हूँ, मैं केवल हेडलाइंस बता रहा हूँ। हेडलाइंस का प्रमोशन चल रहे हो, ढूंढ लेंगे आप, उससे कोई फर्क नहीं, भक्तों की जमात से आए हो आप, उसकी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, मैं आरएसएस का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूं, था, अब नहीं हूं। हालांकि आरएसएस वाले के टॉप डिमांड में मैं हूं। आज मुझे आरएसएस में एक वर्ग शिक्षण में जो है मुझे आमंत्रण मिला है, लेकिन उसके बावजूद मैं आरएसएस के स्वयंसेवक के नाते नहीं, मुझ में वो प्रतिभा है और उस प्रतिभा पर मैं अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, उनके स्वयंसेवकों को मैं सिखा सकता हूं, इस नाते वो मुझे याद कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद को याद नहीं कर रहे हैं। वो गोपाल प्रसाद के अंदर में यदि कोई प्रतिभा है कि अगर कोई आरएसएस ज्वाइन कर ले तो वो लोग उसको इतना तैयार कर देते हैं कि वो मरने को मर जाएगा, आरएसएस नहीं छोड़ेगा। ये ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, देखिए, उनका तो दावा है ना। दो तरह की बातें हैं। एक वो आदमी है जो आरएसएस के अंदर में घुस गया, वो आरएसएस को ज्यादा जानेगा, या जो आरएसएस में घुसा ही नहीं, वो तो कपोल कल्पना ही कर सकता है ना। आरएसएस ऐसा होगा, आरएसएस वैसा होगा, आरएसएस में ऐसे करते हैं, आरएसएस में वैसे करते हैं, ये कपोल कल्पना वाली बात होगी। उसकी बातें अनऑथेंटिक होगी। ऑथेंटिक उस आदमी की बात होगी जो आरएसएस ज्वाइन कर चुका हो, जो आरएसएस की पूरी चीजों को, सिस्टम को समझ चुका हो। नोटबंदी का नुकसान होगा किसे? अब देखिए, नोटबंदी की जहां तक बात बताऊं तो एक तो एपिसोड मैंने बता दिया आपको उस टाइम का। उस टाइम की स्थिति ऐसी थी, ऐसी भीषण स्थिति हुई कि लोग अपने नोट बदलने के लिए घंटों घंटा बैंकों में खड़े रहे और पैसा नहीं था, उसके बाद गांव जाना पड़ा। अब वैसे ही उस टाइम में फिर बाद में कुछ जो तथाकथित जो बड़े चैनल्स हैं, उसमें से आज तक की भी एक चैनल की रिपोर्टर है, उसने क्या कहा था, वो बातें है। उसने ये कहा था कि अब जो 2000 का जो नोट आने जा रहा है उसमें एक माइक्रोचिप लगा हुआ है, और उस माइक्रोचिप उसी ने देखा होगा। कैसे बोला था हम दिखाते हैं, लोग भूल ना जाएं। ऐसे बोला था, सुनिए वीडियो। उसमें ऐसा कहा था कि 2000 का जो नोट है उसके बीच में जो एक डिजाइनिंग टाइप का रहता है ना, लकीर टाइप का, तो उसमें माइक्रोचिप लगा हुआ है, और उस माइक्रोचिप के कारण 2000 का नोट जिस किसी के पास भी स्टोरेज रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है गवर्नमेंट जो है रेक्टिफाई कर लेगी, उसको मॉनिटर कर लेगी कि वो ब्लैक मनी के रूप में कहाँ स्टोर्ड है। इस तरह से इनकम टैक्स आसानी से छापा मार सकेगी, इस तरह से ब्लैक मनी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अभी तक मेरे पास सूचना है वो ये है कि वास्तव में इस बार का जो 2000 का नोट जो इन्होंने किया गया है, इसके पीछे असली रीजन ये है कि 2000 का नोट जो है वास्तव में जिस कंपनी ने छापा, उसी कंपनी ने जाली नोट छाप दिया, जो बिल्कुल आप परख ही नहीं सकते कि ये जो है अंतर है इसमें कोई। तो इस कारण से ये इनको लाना पड़ा है। इसका मतलब आपका जो सिस्टम है नोट छापने का, जो मुद्रण यंत्र है, सबूत क्या आपके पास में? अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे बोलोगे आप? अरे ये चीजें ब्रॉडकास्ट हो चुकी है, आप इंटरनेट पे सर्च करो,
मैं आपको इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी डाल देता है, कोई भी कुछ नहीं डाल देता है। फर्जी बहुत सी चीजें होती हैं। सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं उन्हीं चीजों को देखता हूँ जिसको मैं सब्सक्राइब किया हुआ हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और मैं फॉलो ऐसे नहीं करता। अब आप कहिएगा कि पीएम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, सीएम को मैं फॉलो, आईडी पीएम की फॉलो, फर्जी आईडी चल रही पीएम की। इसका मतलब ये आपके अंदर में शक्ति है ना, कि आप ऑथेंटिक कौन है, अनऑथेंटिक कौन है, इसको समझने की आपके अंदर में शक्ति की कमी, मेरे अंदर थोड़े कमी है। हम तो जानते हैं कि हु इज जेन्युइन, हम जो जेन्युइन बेस है उस जेन्युइन बेस को देखते हैं। अब आप कहिएगा कि पीटीआई का चीज जो है अनऑथेंटिक है, तो हम कैसे मान लें? हाँ, आप कहिएगा कि आरबीआई को, आप पहले अध्ययन कर लें इसके बारे में, हमारे चीज को तब चलाइएगा जब ये बातें जो मैं बोल रहा हूं उस बातों को क्लब कर लीजिएगा। इतना अभी तो मैंने इस विषय पर अभी तो ये तुरंत घोषणा ही किया है, तो अभी तुरंत मैं आरटीआई से कैसे निकाल लूंगा? आरटीआई से निकलेगा तो 1 महीना के बाद निकलेगा। तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं सूत्र बता रहा हूं, आपको सूत्र बता रहा हूं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब जो अगर बड़ा नोट, इनके कथनानुसार बीजेपी के जो लोग हैं वो हाइप क्रिएट करने का काम करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं। इनका जो आईटी सेल है वो झूठ फैलाने का काम करता है। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो बड़ा नोट आ जाएगा तो इससे हम जो है कालाधन कंट्रोल कर लेंगे। उल्टे उसका दूसरा असर हुआ कि उल्टे कालाधन इतना बढ़ गया कि उसको तो और आसानी हो गई। 1000 का नोट या 500 का नोट था तो उसमें बड़ी संख्या में उनको रखना पड़ता। उसके बनिस्पत 2000 का नोट अगर रहेगा तो उसकी तो कम ही संख्या में ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो 2000 का नोट रहेगा तो वो तो कम ही संख्या में होगी। और अगर 500 का नोट रहेगा या की संख्या बढ़ जाएगी, तो 4 गुना संख्या बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब इस चीज को गवर्नमेंट क्या नहीं जानती थी? क्या अबोध बच्चा थोड़े थी? इन सारे चीजों के ऊपर में वास्तव में मोदी जी का हिडन एजेंडा है। मोदी जी कोई एजेंडा है। मोदी जी का एजेंडा वास्तव में ये है कि ये पैसा ब्लैक मनी के रूप में जो स्टोर करता है वो है पॉलिटिशियन अपने टिकट को बेचता है और उसके माध्यम से क्या कहते हैं 2 नंबर का जो अमाउंट है वो चुनावी चंदा के रूप में एकत्र करता है। एक तो चुनावी चंदा के रूप में एकत्र करता है और दूसरा जो है वो टिकट बेच करके एकत्र करता है। तो चुनावी चंदा और ब्लैक मनी ये दोनों जो स्टोर होता है टिकट को बेचने से और चुनावी चंदा एकत्र करने के का जो माध्यम होता है वो कैश पेमेंट होता है, वो बाई चेक नहीं होता या बाई इसके नहीं होता। तो ये जो पैसा जो स्टोर किया वो पैसा हमारे अलावे जो दूसरी पार्टियां ने एकत्र कर रखा है वो पैसा आ ही ना पाए, उस सारे पैसा को हम डंप कर दे। ये फंडा है, असली फंडा ये है। शुक्रिया। तो कुल मिला के नया फंडा निकल के सामने आया 2000 के नोट का। और मैं अब इनकी ही भाषा बोल रहा हूँ जो इन्होंने बोला है कि ये पूर्व अंधभक्त थे और अब ये सुधर गए हैं। अब देश के अंदर जो व्यवस्था बिगड़ रही है उसका खुलासा करने के लिए जंतर मंतर पर मौजूद हैं और इसी तरह की अपडेट के लिए मैं बना रहूँगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।